नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासों में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पिछली 2-3 क्लासों से अध्ययन लगातार करते हुए आ रहे हैं, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, सौरमंडल की उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध सिद्धांत हैं। इनको लेकर के हमने अध्ययन किया। इसी कड़ी में हम आज अध्ययन कर रहे हैं चंद्रमा की उत्पत्ति। जिस तरीके से हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के कुछ एक सिद्धांतों का उल्लेख किया था, ठीक उसी प्रकार से कुछ विद्वानजन चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर के भी उन्होंने अपनी जानकारी प्रस्तुत की है। एक विद्वान हैं सर जॉर्ज डार्विन, जिन्होंने 1838 के अंदर एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में साधारण सी जानकारी उन्होंने प्रस्तुत की। जॉर्ज डार्विन ने इनका मानना था कि जब सौरमंडल का निर्माण हुआ, ग्रह बने, ये अर्थात यूं कह सकते हैं कि हमारी जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी और वर्तमान का जो चंद्रमा, ये आरंभ में एक ही पिंड इन्होंने माना है कि ये एक ही पिंड था, चंद्रमा और पृथ्वी, जो एक साथ भ्रमण करता था सूर्य के अपने पथ पर। बहुत लंबे समय पश्चात भ्रमण करने के दौरान पृथ्वी के इस पिंड में कुछ परिवर्तन आता है कि धीरे धीरे ये लंबा और साथ में डंबल, जो बीच में पतला, दोनों किनारों की ओर मोटा आकार होता है। कि इस प्रकार का ये रूप इन्होंने माना, डंबल की भांति। डंबल जो है कसरत करने के काम आने वाला उपकरण है, इस प्रकार का रूप बन जाता है इसका, बीच में से पतला होता है। धीरे धीरे भ्रमण के दौरान एक हिस्सा, ये डंबल का जो छोटा हिस्सा था, वो बीच में से टूट करके पृथ्वी से अलग हो जाता है। और ये अलग हुआ हिस्सा डार्विन ने चंद्रमा के रूप में माना है। उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने के लिए ये कहा कि जिस जगह पर आज प्रशांत महासागर है, यहीं से एक बड़ा हिस्सा जो टूट करके चंद्रमा के रूप में पृथ्वी से अलग हुआ है, वो इसी प्रशांत महासागर से अलग हुआ माना। कि उन्होंने माना है कि जितना क्षेत्रफल, जितना आकार चंद्रमा का है, उतना क्षेत्रफल और आकार प्रशांत महासागर का है। ऐसी जानकारी सर जॉर्ज डार्विन ने प्रस्तुत की। लेकिन उसके उपरांत या उसके बाद के जो विद्वान हैं, उन विद्वानों ने इस बात को महत्वहीन माना है और उन्होंने सम्मिलित रूप से ज़्यादातर विद्वान जिन्होंने चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर के एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे द बिग स्प्लैट नामक सिद्धांत माना। द बिग स्प्लैट, इनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लाखों वर्ष पश्चात मंगल ग्रह से लगभग 3 गुना एक बड़ा पिंड पृथ्वी से आकर के टकराता है और इस टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर ब्रह्मांड के अंतर्गत अलग हो जाता है या बिखर जाता है। ये जो टुकड़ा अलग हुआ, ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लग जाता है और यही पिंड वर्तमान का चंद्रमा बना। ऐसा बाद के विद्वान जन इस बात को मानते हैं
उनका मानना है कि द बिग स्प्लिट नामक की जो घटना है वो लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले कि चंद्रमा की उत्पत्ति इन्होंने मानी है कि लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व ये बिग स्प्लिट नामक घटना हुई, जिसके दौरान पृथ्वी से एक बड़ा पिंड आकर के टकराता है और इस टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है और जो बाद में पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह बना। ऐसे दो सिद्धांत इस चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर के विद्वान जनों ने माने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पृथ्वी का विकास। विभिन्न आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांत हमारे जो निम्न रहे हैं। इसके बाद में हमारा अंतिम बिंदु है इसे पृथ्वी का विकास। जिस प्रकार से पृथ्वी आज हमें इतनी खूबसूरत जीवंत ग्रह के रूप में देखने को मिल रही है, जिस पर जनजीवन है, जल है, वायुमंडल है, अनेकों अनेक प्रकार के रहस्यमय तत्व हैं। विद्वान जन मानते हैं कि आरंभ में ये पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। गर्म अवस्था में, तरल अवस्था में, वायुमंडल रहित, जीवन रहित पृथ्वी थी, लेकिन समय के साथ इसमें ऐसे परिवर्तन जरूर देखने को मिले हैं और उन्हीं परिवर्तनों की बदौलत आज ये पृथ्वी एक जीवंत ग्रह के रूप में या इस प्रकार का ग्रह के रूप में विकसित हुई है। इसकी विकास की कहानी को लेकर के विद्वान जनों ने इसको कई युगों में बांट रखा है, जिसकी एक लंबी क्रोनोलॉजिकल सर्वे सारणी जो बना रखी है कि कितने वर्ष पूर्व कौन सी घटना हुई है, जीवन की उत्पत्ति किस रूप में होती है। इनको लेकर के हम पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास सिद्धांत की बात करते हैं। विकास के अंतर्गत इसके 3 मंडल, एक स्थल मंडल, दूसरा जलमंडल और तीसरा वायुमंडल और चौथा वर्तमान का है जिसे जैव मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी के विकास से जुड़े हुए हैं। स्थल मंडल को लेकर के जो आज का हमारा स्थल मंडल है, जो कि हमारी इस धरती की ऊपरी परत से लेकर के पृथ्वी के जो केंद्र है 6370 किलोमीटर, उस तक का जो भाग है इसे स्थल मंडल कहते हैं, जिसकी परतदार संरचना है, जिसका अध्ययन हम आगे आने वाले लेसन में कर पाएंगे। ये विभिन्न परतों के अंतर्गत बटा हुआ है और जो परत हैं उनके अंदर जो सबसे ऊपरी भाग है उसको भूपर्पटी कहते हैं, मध्यवर्ती जो भाग है उसको प्रावार या मेंटल कहते हैं और जो केंद्रीय भाग है उसको 2 भागों में बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़ के रूप में, जिसका अध्ययन हम आगे आने वाले लेसन के अंतर्गत करेंगे। प्रारंभ में पृथ्वी गर्म थी, तप्त अवस्था में थी, धीरे धीरे ठंडी होती है। इसके अंतर्गत जो भी पदार्थ थे, वर्तमान समय के जो उल्का पिंड हैं, उनके अध्ययन से इस बात को प्रमाणित किया जा रहा है। यह विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर इस बात को प्रमाणित किया है कि पृथ्वी विभिन्न परतों के रूप में जमी हुई है और ये विभिन्न जो परतें हैं इनका बनने का कारण है विभेदन की प्रक्रिया। कि स्थल मंडल के अंतर्गत एक प्रक्रिया होती है विभेदन, डिफ्लेक्शंस। विभेदन से तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदर हल्के एवं भारी सभी प्रकार के पदार्थ प्रारंभ में मिले हुए थे या एक ही जगह पर थे, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी और जमा होने लग जाती है, संगठित होने लग जाती है, तो हल्के पदार्थ तो ऊपरी परतों के अंतर्गत आने लग जाते हैं और जो भारी पदार्थ थे लोहा निकिल जैसे, वो गहराई में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हल्के एवं भारी तत्वों के आधार पर जो छटनी होने लगी,
इसी छटनी को विभेदन कहते हैं। और यही है कि आज हम जो भी खनिज प्राप्त करते हैं तो हल्के खनिज जो होते हैं कम घनत्व वाले, कम वजनी, वो ज़्यादातर ऊपरी पट्टी में मिलते हैं, और लोहा निकिल जैसे जो भारी धातुएं होती हैं वो ज़्यादा गहराई में मिलती हैं, क्योंकि उस अवस्था में इनके अंतर्गत ये विभेदन की प्रक्रिया होने लगी थी। तो इसके आधार पर स्थलमंडल का निर्माण होता है। जलमंडल की पृथ्वी के अंदर से जो जलवाष्प ठंडा होने के साथ निकल करके वायुमंडल के अंतर्गत या ऊपर आने लग जाता है, वही जलवाष्प कालांतर में वर्षा के रूप में धरातल पर आने लगता है, और यही वर्षा धीरे धीरे गड्ढों में या गर्तों में भर करके और महासागरों के रूप में बदल जाती है, जिसे जलमंडल का विकास कहा है। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 200 अरब वर्ष पूर्व जलमंडल या महासागरों का निर्माण हो चुका था। बाकी महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति को लेकर के जो सिद्धांत है वो आगे हम पढ़ पाएंगे पूर्णतः। तीसरा जो है वायुमंडल। वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहली अवस्था के अंतर्गत जो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें थी, आरंभिक गैसें, वो सौर पवन के कारण दूर धकेल दी जाती हैं। दूसरी अवस्था के अंतर्गत जो जलवाष्प और पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी भूकंप जैसी प्रक्रियाओं के दौरान जो गैसें आंतरिक भाग से निकल करके बाहर आती हैं और वायुमंडल के अंतर्गत फैल जाती हैं या समा जाती हैं, ये वायुमंडल के निर्माण की दूसरी अवस्था मानी जाती है। इससे नाम दिया गया है गैस उत्सर्जन। ये गैस उत्सर्जन की अवस्था कि पृथ्वी के आंतरिक, इसको लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है, गैस उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी उस समय की गैसें थी, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनियम है, ये जैसी गैसें बाहर निकल करके आती हैं, तो इसे गैस उत्सर्जन या वायुमंडल की अवस्था नंबर 2 माना गया है। वायुमंडल की तीसरी अवस्था है जो वर्षा के रूप में प्राप्त होने लग जाती है, कि जिस प्रकार से वायुमंडलीय भाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो निकल करके बाहर आती हैं। आरंभिक गैसें यहाँ से है जो दूर हट जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे महासागरों के अंतर्गत वनस्पति का विकास होता है और वनस्पति ने ऑक्सीजन को उत्सर्जित किया। प्रारंभिक गैसें अन्य दूसरी थी, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बहुत बाद में जो आज प्राणवायु के रूप में है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल की वर्षा के साथ ने तीसरी अवस्था है, वायुमंडल के विकास की तीसरी अवस्था है। तो इस प्रकार से वायुमंडल का विकास जो है वो 3 अवस्थाओं के रूप में माना गया है। आज अब हम देखते हैं कि जितनी भी हल्की गैसें हैं वो वायुमंडल की ऊपरी परतों में मिलती हैं, जबकि जो भारी गैसें हैं वो नीचे की परतों के अंतर्गत मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये अधिक घनत्व वाली गैसें हैं, इसलिए ज़्यादातर ये नीचे वाले भाग में पाई जाती हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हम जब वायुमंडल का संगठन एवं संरचना वाला लेसन पढ़ेंगे उस दौरान हम पूर्णतः समझ पाएंगे कि वायुमंडल का निर्माण किस प्रकार से, किन गैसों से और किन तत्वों से मिल करके हुआ है। तो ये तो थे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जैव मंडल का विकास, या यूं कह सकते हैं जीवन की उत्पत्ति। प्रारंभिक जो वायुमंडल था इन 3 अवस्थाओं वाला, उस समय का वायुमंडल आज से अलग था, विरल था। ऐसी गैसें नहीं थी जिसमें कि कोई जीव उत्पन्न हो सके, या यूं कह सकते हैं कि वायुमंडल के अंदर या पृथ्वी के ऊपर ऐसी दशाएं उस समय विद्यमान नहीं थी कि उस समय कोई जीव की उत्पत्ति हो सके। लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता गया। वायुमंडल और पृथ्वी के विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन आया, और उसी का प्रतिफल है कि आज पृथ्वी के ऊपर जीवन पाया जाता है।
विद्वान जन इस खोज में लगे हैं कि पृथ्वी के अलावा हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत और भी जो ग्रह हैं, क्या उन पे भी इस प्रकार की दशाएं हैं क्या कि वहाँ जीवन पाया जा सके, इसमें खोज में लगे हैं। लेकिन वर्तमान तक की जितनी भी खोजें हुई हैं उनसे ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि उन पे जीवन हो सके। तो जीवन की ये अंतिम अवस्था जिसको कि विद्वान जनों ने माना है कि वर्तमान से लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व, 300 करोड़ वर्ष पहले कोई ना कोई जीव पहली बार महासागरीय जल में निर्मित हुआ था। बहुतों बार हम कल्पना करते हैं कि क्योंकि जीवन की उत्पत्ति किसी न किसी अंडे के रूप में हुई है, और बहुत बार हम करते हैं कि जीवन कैसे कहाँ से आया है, तो विद्वान इस जीवन की उत्पत्ति को एक कार्बनिक प्रक्रिया मानते हैं कि आज भी हम वर्षा का जल होता है उसके अंतर्गत देखते हैं कि बिना किसी प्रकार का जीव हम प्रवेश करवाए शुद्ध जल को भी छोड़ते हैं तो कुछ समय पश्चात उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लार्वा या जैसे अंडे विकसित हो जाते हैं। तो विद्वानों ने ये साबित किया है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो 300 करोड़ वर्ष पहले महासागरीय जल के अंतर्गत कुछ कार्बनिक प्रक्रिया इस प्रकार की हुई जिसमें सबसे पहले छोटा सा बुलबुला नुमा एक अंडा विकसित होता है। कुछ समय पश्चात वह अंडा समाप्त हो जाता है, लेकिन इस अंडे में ये विशेषता थी कि ये अपने आप के जीवन क्रम को लगातार या बार बार दोहराने लग जाता है, अर्थात उसके जो अवधि रही है जीवन की वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इसी अवस्था के अंतर्गत धीरे धीरे वो एक आकार ले लेता है और उसी आकार से आज का जीव जगत निर्मित हुआ है या विकसित हुआ है। तो इस प्रकार से लेकर के जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी के विकास की कहानी जो है वो निम्न चरणों के रूप में पढ़ी गई है, और इन्हीं चरणों को हम आगे हमारे भूगोल विषय के विभिन्न अध्यायों के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिसमें इससे आगे हम स्थल मंडल पढ़ेंगे, इसके बाद में जल मंडल पढ़ेंगे, इसके बाद में वायुमंडल पढ़ेंगे और अंत में हम जैव मंडल पढ़ेंगे। इस दौरान हमें इन विभिन्न अवस्थाओं का विकास से संबंधित जानकारियाँ समय के साथ हमें मिलती रहेंगी। तो इसको लेकर के कुछ सन हैं, कुछ सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को आप ध्यान में रखिए और पृथ्वी की उत्पत्ति विकास इनको लेकर के हमने इसका एक गहन अध्ययन किया। इसके बाद में हम पृथ्वी का विकास की अवस्था में इसकी जो आंतरिक संरचनाएं हैं, वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं, जीवन किस प्रकार से आज की अवस्था तक पहुंचा है, इन बिंदुओं का एक विस्तृत अध्ययन हम करेंगे, क्योंकि इनसे ही प्रारंभिक जानकारी थी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास वाली बात है। जो आगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वायुमंडलीय विकास और अनेक जो अवस्थाएं रही हैं उनका एक लंबा और विस्तृत अध्ययन हम आगे आने वाले लेसन के अंतर्गत करते रहेंगे। इसके बाद में हम स्थल मंडल के अंतर्गत हमारी पृथ्वी का निर्माण, इसकी संरचना, इसमें कौन कौन सी परतें और चट्टानें पाई जाती हैं, विभेदन की प्रक्रिया जो हमने अभी देखी है, ये विभेदन की प्रक्रिया क्यों होती है, जैसे बिंदुओं को लेकर के और हम हमारे भूगोल विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी पृथ्वी की उत्पत्ति और सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन आप लोग करेंगे।